स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू सेट नंबर 8 बेटा। एक्चुअली बीच में कुछ सेट छूट गए थे, सेट नंबर 8 है अभी ये। लेट अस स्टार्ट। अमंग द अर्लीस्ट मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड आर द स्टोरीज फ्रॉम दीज एपिक टोल्ड बाय माई मदर और द ओल्डर लेडीज ऑफ द हाउस। ये बोलता है कि मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरी है, बचपन की मेमोरी जो है ना चाइल्डहुड की, वो किससे रिलेटेड है? एपिक। ये वर्ड एपिक जो होता है ना, ये एपिक क्या है? गाथा, महाभारत, रामायण जैसे हैं वो एपिक ही हैं। ठीक है। टोल्ड बाय माई मदर एंड अदर लेडीज ऑफ द हाउस। इसकी मदर ने जो सुनाई थी और ये दूसरी लेडीज जो सुनाती थी वो। जस्ट एज अ चाइल्ड इन यूरोप अमेरिका माइट लिसन टू फेरी टेल्स और स्टोरीज ऑफ द एडवेंचर्स। अमेरिका और यूरोप जहाँ दूसरी कंट्रीज उनमें फेरी टेल्स यानी कि मनगढ़ंत कहानियाँ, जो राजा राजकुमार की कहानियाँ होती हैं वो, और एडवेंचर की स्टोरीज यानी कि बड़ी ही एक्शन वाली रोमांचक स्टोरी उन्होंने सुनी होंगी। देयर वॉज फॉर मी बोथ द एडवेंचर एंड फेरी टेल्स एलिमेंट्स इन दैम। और ये कहता है कि एपिक जो थे ना उनमें दोनों ही थे, फेरी टेल का एलिमेंट भी था, मतलब फेरी टेल भी थी और एडवेंचरस भी थे। एंड देन आई यूज टू बी टेकन एवरी ईयर टू द पॉपुलर ओपन एयर परफॉर्मेंस वेयर रामायण स्टोरी वाज इनेक्टेड। और फिर कहता है कि ओपन एयर परफॉर्मेंस यानी कि जो स्टेज वगैरह लगा के रामायण दिखाते हैं ना, रामायण का या महाभारत का कोई जैसे रामलीला वगैरह चल रही हो, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि ओपन स्टेज पर जब वो इनेक्ट किए जाते थे, जब उनकी एक्टिंग करते थे ना उस एपिक पे बेस्ड, तो वो भी देखने के लिए ले जाया जाता था। सबसे पहले है द ऑथर ऑफ दिस पैसेज इन किस मूड में है? रिफ्लेक्टिव मूड होता है कि रिफ्लेक्शन करना, मतलब कि चीज़ों को बताने के पीछे लगा हुआ है। क्रिटिकल मतलब आलोचना करना। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब आत्मनिरीक्षण करना, अपने बारे में सोचना, गलत किया ठीक किया। और रेमिनिशिएंट होता है जो पुरानी यादें हैं उनको मेमोरीज में खोया हुआ। तो सारा का सारा पैसेज जो है बताता है कि ऑथर जो था अपने ग्रैंड मदर और जो स्टोरी सुनाई थी उनसे रिगार्डिंग सोच रहा था, तो रेमिनिशिएंट जो था उसका मूड था। एपिक्स क्या होते हैं? लॉन्ग हिस्टोरिकल स्टोरी, पोइटिक वर्क्स ऑफ एक्सीलेंस और पॉपुलर वर्जन ऑफ नेशनल हिस्ट्रीज। ये तीनों ही गलत हैं। लॉन्ग नरेटिव पोएम्स ऑफ द एडवेंचर ऑफ माइथिकल हीरोज। माइथिकल हीरोज कौन होते हैं? जो अपनी धार्मिक जो हीरो हैं जैसे राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, ये सारे। ठीक है। तो सेकंड का आ गया सी। द सेकंड सेंटेंस शोज द राइटर। अच्छा, ये सेकंड सेंटेंस क्या बता रहा है कि राइटर क्या था? टोलरेटेड द। सेकंड सेंटेंस देखो बेटा पहले तो। अच्छा, ये कहता है देयर वॉज फॉर मी बोथ एडवेंचर एंड फेरी टेल्स। फर्स्ट सेंटेंस अमंग द ओल्ड एपिक टोल्ड बाय माई मदर और एल्डर हाउस ऑफ द लेडी, है ना, इतनी है। सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो सेकंड सेंटेंस के बारे में पूछा है, किस बारे में है? द सेकंड सेंटेंस शोज द राइटर टॉलरेटेड द ओल्ड स्टोरीज एंड ओपन एयर परफॉर्मेंस। ये तो बेटा लास्ट की लाइनों में आया है, सेकंड सेंटेंस में नहीं है। एनालाइज ओल्ड स्टोरी, एनालाइजेशन नहीं है बेटा कहीं भी। डिसमिस दैम एज एन ट्रू एंड सिली नहीं, वो इंजॉय करता था। उसने क्या लिखा हुआ है सेकंड लाइन में कि फेरी टेल्स और साथ में जो एडवेंचर था दोनों ही उसे इन बुक से मिल जाता था। तो ये बोल रहा है कि इंजॉयड दैम, उनको मैंने इंजॉय किया। ठीक है। नेक्स्ट पे चलो बेटा। द टर्म सुनामी, ये टी साइलेंट होता है, इसमें सुनामी है। इट इज जापानीज वर्ड मीनिंग हार्बर वेव्स। इट इज नेचुरल फिनोमिना consisting of a series of large waves generated when water in a lake or the sea is rapidly displaced by massive scale। ये बताता है सुनामी क्या है। सुनामी सबसे पहले एक जापानी वर्ड है। मीनिंग हार्बर वेव्स। हार्बर क्या होता है? समुद्र का किनारा। वेव मतलब लहरें, तो समुद्र के किनारे जो लहरें होती हैं उनके लिए यूज है। इट इज नेचुरल फिनोमिना, एक ये नेचुरल फिनोमिना है, मतलब नेचर की ओर से होता है, प्राकृतिक आपदा है। कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ लार्ज वेव्स जनरेटेड व्हेन वाटर इन द लेक और द सी रैपिडली डिस्प्लेस्ड बाय द मैसिव
स्केल मैसिव जो वर्ड है ना, ये मैसिव MASSIV, मैसिव का मतलब होता है विशालकाय, बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा, जब समुंदर का या लेक के पानी को तुम बहुत रैपिडली यानी कि बहुत स्पीड से डिस्प्ले किया जाता है, और मैसिव स्केल बहुत ज़्यादा पानी होता है, और उसको बहुत ज़्यादा पानी जब एक साथ आगे बढ़ता है तो उसके लिए यूज कर रहे हैं सुनामी वर्ड। अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स एंड वोल्केनो इरप्शन, या तो अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, लैंडस्लाइड मतलब जो पत्थर वगैरह है या पहाड़ वगैरह है उनका टूट के गिरना। वोल्केनो होता है बेटा ये ज्वालामुखी का विस्फोट होना। ऑल हैव द पोटेंशियल टू जनरेट अ सुनामी, तो इन सब की वजह से एक सुनामी आ सकती है। अर्ली मॉर्निंग ऑन December 26, 2004, a massive earthquake of 9 on Richter scale of the coast of Sumatra in Indian Ocean triggered a series of lethal tsunami। ये lethal जो होता है ना, इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला, मतलब जिससे बहुत ज़्यादा मौतें हों। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इंडियन कोस्ट पे सुमात्रा नामक जगह पर 26 दिसंबर 2004 को एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक है, जिसके कि रिएक्टर स्केल पे 9 थी, जिसकी वो मतलब नापते हैं ना, रिएक्टर स्केल क्या होता है, रिएक्टर स्केल से पता चलता है कि कितने पावर का था, तो उस पर 9 थी। तो उस पर ऐसे 1 से लेकर और 10 तक का कुछ बना होता है, 9 तो यहाँ एक्सट्रीम हो गया। तो इस तरीके से कहता है कि 9 की जो फ्रीक्वेंसी थी उसके मतलब इस तरह का कोई अर्थक्वेक आया था, जिससे कि इंडियन ओशियन में क्या हो गया, सुनामी आ गई थी। दे स्ट्रक द शोर्स ऑफ इंडियन ओशियन लाइक इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका एंड मलेशिया, इंडिया, बांग्लादेश एंड मालदीव्स एंड क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड डिवास्टेशन। सबसे पहले तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है अभूतपूर्व, ऐसी चीज़ जो पहले कभी ना हुई हो। ठीक है, अभूतपूर्व जो होता है पहले कभी ना हुआ। अनप्रेसिडेंटेड डिवास्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा, प्रलय। ठीक है, तो इस वजह से जो है, जब वो अर्थक्वेक आया तो उसकी वजह से सुनामी आ गई। और सुनामी में क्या हुआ, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, इंडिया, बांग्लादेश एंड मालदीव्स, और इन सब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत अनप्रेसिडेंटेड जो था विनाश हुआ था। इवन द फैक्ट फ्लंग कंट्रीज लाइक सोमालिया, केन्या एंड तंजानिया इन द ईस्टर्न अफ्रीका वर नॉट स्पेयर्ड। और ये जो कोस्टल एरिया पे बसे हुए थे, मतलब जिनके नियर समुंदर लगता है ना, वो तो थे ही अफेक्टेड। जो थोड़ी दूर के भी थे, फार फ्लंग मतलब जो कि दूर थी कंट्री उसी एरिया से, सोमालिया, केनिया और तंजानिया, इन कंट्रीज पर भी, साउथ अफ्रीका में जो है इन पर भी इफेक्ट पड़ा। This is the deadliest tsunami in recorded history and is considered the worst natural calamities the earth has ever witnessed। अब ये बोलता है कि ये जो सुनामी थी ना, ये पहली चीज़ तो ये कहता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली थी आज तक की हिस्ट्री में, वर्ल्ड की जो सुनामी की हिस्ट्री है, डेडली सुनामी थी, मतलब कि सबसे भयंकर थी। और कंसिडर द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड, जिसकी वजह से बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए। किलिंग नियरली 3 लाख 1 2 3 4 5 6 3 लाख पीपल एंड लिविंग मिलियंस होमलेस एंड मिसिंग्स। 3 लाख तो लगभग मारे ही गए बेटा। और उसके अलावा ये कहता है बहुत सारे लोग जो थे क्या पीपल लिविंग, एक तो गायब हो गए थे और होमलेस हो गए थे, मतलब बहुत सारों के घर भी खत्म हो गए। मैनी पीपल बिकेम मेम्ड फॉर लाइफ, बहुत सारे लोग जो थे ना गायब थे, मतलब उनकी लाइफ का पता ही नहीं था, जिंदा है मर गए हैं कैसे क्या है। द डेथ टोल वॉज मोर देन 1,70,000 इन इंडोनेशिया अलोन। और 1,70,000 तो लोग जो इंडोनेशिया में मारे गए थे, 38,000 जो थे श्रीलंका के थे, और नियरली 5,000 इन थाईलैंड, 5,000 जो थे थाईलैंड से थे। मोस्ट ऑफ द डेड वर लोकल्स बट हंड्रेड्स ऑफ वैकेशनिंग फॉरनर्स आल्सो पेरिस्ड। पेरिस्ड का मतलब यहाँ पर होता है ख़त्म हो गए। ठीक है,
बहुत सारे तो जो थे लोकल ही थे, जो वहाँ के निवासी थे, जो सी के नियर जो कंट्रीज हैं उनमें रहने वाले, लेकिन कुछ फॉरेनर्स वेकेशंस के लिए आए थे वो भी मारे गए थे। मोस्टली इन फुकेट इन थाईलैंड, फुकेट थाईलैंड में जो थे बहुत सारे कौन थे, फॉरेनर थे जो मारे गए। इन इंडिया 19,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। इंडिया में कितने मारे गए, 19,000 भाई। एंड अब आगे बोलता है इन सम प्लेसेस द वेव्स एज हाई एज 50 to 60 फीट। कुछ जगहों पर तो 50-60 फीट तक की हाइट थी। सोच सकते हो भाई, हमारी एक दीवार जो होती है वो 10 से 12 फीट की और 50 से 60 फीट हाइट की पानी की इतनी बड़ी बड़ी लहरें थी। इन मैनी प्लेसेज विलेजर वर वाइप्ड आउट फूड। वाइप्ड आउट, वाइपर वर्ड पहले भी बताया है। वाइप का क्या मतलब होता है, देखो वाइपर होता है, वाइपर घरों में क्या करता है, पानी को साफ कर पोंछ देना। तो एकदम बिल्कुल सफाया कर दिया था बहुत सारे गाँव का। बोट्स एंड व्हीकल्स थ्रोन ऑन अप ऑन ट्रीज। और वहाँ जो बोट थी, व्हीकल थे, वो क्या थे, ट्री पेड़ों के ऊपर टंगे हुए थे। एन इंडियन एयर फोर्स बेस इन कार निकोबार वॉज कम्प्लीटली डिवास्टेड एंड 100 एयरमैन वर किल्ड। इंडिया का जो अंडमान निकोबार है उसमें भी क्या कह रहा है कि एयर बेस था, मतलब एयरफोर्स का स्टेशन था, तो वो जो था पूरी तरह से डिवास्टेड यानी कि ख़त्म कर दिया था, और 100 पीपल जो थे वो मारे गए थे, were killed, and many part of South कार निकोबार आइलैंड वेंट फुली अंडर वाटर। और साउथ निकोबार के जो साउथर्न पार्ट था ना, वो पूरा का पूरा पानी के नीचे चला गया था। मैनी कोस्टल, बहुत सारे कोस्टल एरियाज में क्या हुआ आप देखते हैं आगे अगले पेज पे। एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश एंड केरला आल्सो सफर्ड लॉस। आंध्र प्रदेश और केरला के भी बहुत सारे एरिया सफर हुए। द सुनामी अंडरलाइंस द नीड ऑफ हैविंग ए ग्लोबल सुनामी मॉनिटरिंग सिस्टम एट प्रेजेंट इज नॉट देयर। तो सुनामी जो आई थी ना, वो उसके जितना डिवास्टेशन हुआ, जितना विनाश उसकी वजह से हुआ, उससे एक ज़रूरत महसूस हुई कि जितने ये सुनामी को मॉनिटर करने के लिए, यानी सुनामी को मापने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए इंटरनेशनली। इन कंट्रीज लाइक जापान some measures have been taken to reduce the damage caused by shores by building high tsunami walls in front of the coastal area। अब जापान जैसी कंट्री है ना, जापान ने क्या कर रखा है कि जो कोस्टल एरिया है उसके साथ साथ में बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर रखी हैं। किस लिए, ताकि जब ये पानी की लहरें आए तो इस दीवार से टकरा कर ऊपर चली जाए। जैसे 50-60 फीट की है तो उससे भी बड़ी दीवार उन्होंने खड़ी कर दी है। जापान में ये मेजरमेंट है। आगे बोलता है वाइल्ड साइंस हैज कंक्वेयर्ड नेचर इन मैनी वेज द सुनामी ऑफ 2004 प्रूव्स दैट नेचर इज सुप्रीम इन दिस इनइक्वल बैटल। कहता है कि साइंस ने नेचर को बहुत सारे तरीके हैं जिनमें जीत लिया। कंक्वेयर करना यानी कि जीत लाना। कंक्वेयर्ड क्या होता है, जीतना, ठीक है। तो साइंस बहुत सारे ऐसे हैं रास्ते, नेचर को बहुत सारे तरीक़ों से जीत रखा है साइंस ने, साइंस ऊपर है। लेकिन जब 2004 में जो सुनामी आई उसने क्या प्रूव कर दिया कि नेचर जो है वो सुप्रीम है, यानी कि सबसे अच्छी है इस बैटल में। ये जो अनइक्वल बैटल है इसमें सबसे अच्छी कौन है, सबसे पावरफुल सुप्रीम कौन है, नेचर है। वन ऑफ द नेशंस दैट सुनामी ऑफ 2004 स्ट्रक वॉज। कौन सा ऐसा नेशन था जो 2004 की सुनामी में स्ट्रक हो गया था? पहला कौन है भाई, मलेशिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, है ना। तो कौन सा नेशन था जो कि स्ट्रक हुआ था? अगर पैसेज पढ़ा है तो अच्छे से आपको याद होगा। एक बार पैसेज की ओर दोबारा लेके चलती हूँ। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो बताती हूँ कहाँ पर है। ये देखो बेटा, यहाँ पर दे रखा है क्या, सबसे पहले है हमारे पास इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, है ना, ये कंट्रीज हैं। और इसके अलावा साउथ अफ्रीकन कंट्री सोमालिया, केन्या और तंजानिया है। तो सारे ऑप्शंस में से मलेशिया ही तो बच गया हमारे पास, जो कि वहाँ पर था, यानी कि मलेशिया जो था उसमें स्ट्रक था। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन आ गया हमारा वो क्या आ गया, मलेशिया। द टोटल डेथ टोल आफ्टर द सुनामी वाज, कितनी थी भाई, टोटल डेथ थी 3 लाख। यही दे रखेंगे ना, यही मिलेगा आंसर, 3 लाख थी। मैनी पार्ट ऑफ द डैश सबमर्ज अंडर वाटर,
किसका बहुत सारा पार्ट पानी के नीचे दबा हुआ था? सबसे पहले निकोबार का था और साउदर्न पार्ट था। देखो साउदर्न टिप ऑफ कार निकोबार, पार्ट्स नहीं बता रखे। एक नॉर्दर्न पार्ट में तो उन्होंने लिखा है कि जो एयरफोर्स का बेस था वो ख़त्म हो गया था। केरला का कोई जिक्र ही नहीं है, और आंध्र प्रदेश में बाद में बता रखा है, ये कुछ इस तरह का। अच्छा, तो पूरा का पूरा डूब गया को था कौन सा? कोस्टल पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। केरला वो सपार्डलोट है, लेकिन उसके बारे में क्या है कि वो पूरा का पूरा डूब गया था। तो यहाँ पर क्या आएगा? साउदर्न टिप ऑफ कार निकोबार। अनलेस वी डैश वी कांट सक्सीड। पुल डाउन तो नीचे खींचना होता है, पुल टुगेदर एंड पुल अप। पुल अप मतलब ऊपर की ओर खींचना, अप और डाउन का तो है नहीं। अब पुल थ्रो है एंड पुल टुगेदर है। टुगेदर का मतलब क्या होता है? एक साथ। और पुल थ्रो का मतलब क्या होता है? पार निकलना। ठीक है, तो देखो पुल टुगेदर का मतलब तो नहीं निकल रहा बेटा, यहाँ पर पुल थ्रो आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरी कोशिश नहीं करते, अगर पुल थ्रो नहीं करेंगे तो हम सक्सीड नहीं होंगे। ऑल द टीचर्स डैश नेहा वुड स्टैंड एट द टॉप ऑफ द एग्जामिनेशन बट शी, यहाँ पर ब्लैंक है जो कि जिसको नहीं लिखा है। शॉर्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन, सबसे पहले लास्ट वाला जो है ना, ये रन शॉर्ट ऑफ होता है ना। हाँ, तो ये जो रन शॉर्ट होता है, रन शॉर्ट का मतलब कम पड़ जाना या पूरा ना उतरना। ठीक है, तो यहीं से वैसे आइडिया आ जाता है। और देखो थॉट तो रियल में हो गया, लेकिन उसने ऐसा किया तो नहीं। प्रिज्यूम्ड नहीं आएगा, ज्यूमशन की बात नहीं है, डीम्ड भी नहीं आएगा। तो एक्सपेक्टेड एंड रैन क्या आएगा? इसमें ऑल द टीचर्स एक्सपेक्टेड, सबको उम्मीद थी कि नहीं अच्छे मार्क्स लाएगी, लेकिन शी रन शॉर्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन, यानी कि वो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी। देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेशंस एक हिंट ये भी मिल रहा है एग्जामिनर ने। देखो एक्सपेक्टेशन वर्ड, प्रिजम्पशंस नहीं है, एक्सपेक्टेशंस है, इसलिए एक्सपेक्टेड एंड रन। द थंडर वाज अकम्पनीड डैश अ हैवी रेन, अकम्पनीड बाय अ हैवी रेन। ठीक है, नेक्स्ट है ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड फ्रॉम द चार्जेस, है ना। एक्विटेड जो है ना बेटा, ये सी वाला एक्विटेड के साथ फ्रॉम नहीं आएगा, एक्विटेड अगेंस्ट द चार्जेस होना चाहिए। तो यहाँ फ्रॉम गलत है। ठीक है, और इसलिए सी आंसर हो जाएगा। देर वॉज सो मच कैटल, अब कैटल जो होते हैं ना, गाय भैंस के झुंड को बोलते हैं। मच लिखा हुआ है, जबकि क्या होना चाहिए? सो मैनी कैटल, बहुत सारी कैटल्स थी। ठीक है, कैटल और कैटल्स नहीं होता। मैंने क्योंकि कैटल जो है वो गाय या भैंसों के झुंड को बोलते हैं, तो यहाँ पर कैटल आएगा ना कि कैटल्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। अब ए पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ। अब ये बोलता है ए पर्सन, एक पर्सन थोड़ी हुआ, कौन था वो पर्सन जिससे मैं मिला था। तो स्पेसिफिक की बात हो रही है, तो ए की जगह क्या आना चाहिए? द आना चाहिए, और ऑप्शन जो है ए जो है उसमें एरर है। चलो आगे। एक्चुअली फॉर हिम डैश द फ्रीइंग ऑफ इंडिया, ये पहले भी आ चुका है सेंटेंस, और इसका ऑप्शन होगा एक्चुअली फॉर हिम द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन QS, सीक्वेंस बन रही है QS was more important or than, okay, the development of the Indian was more Indian into a free man। ओके ठीक है, QS दोबारा से देखना पड़ेगा भाई। ये देखो, एक्चुअली फॉर हिम द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन into a free man are or was more important than द फ्रीइंग ऑफ इंडिया। तो सीक्वेंस बन गई QSR, QS दो बार कैसे आ गया? QS और RP आएगा। ठीक है, QSRP, तो ये ऑप्शन ए हो गया QSRP। पॉसिटी ऑफ फंड्स डैश जर्नल्स एंड इक्विपमेंट्स। अच्छा, पॉसिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिटी का मतलब होता है कमी। ठीक है, पॉसिटी होती है कमी।
ऑफ फंड्स, फंड की कमी से, फोर्टिसिटी ऑफ फंड्स, ऑर्डेंस दैट, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑर्डेंस दैट द यूनिवर्सिटीज कैन नॉट मेक, अच्छा एस हो गया, उसके बाद आ गया पी, कैन नॉट मेक सफिशियंट एक्सपेंडिचर ऑन, ठीक है, पी आर और क्यू, ठीक है। तो सीक्वेंस हमारी बन गई एस पी आर क्यू, एस पी आर क्यू, ऑप्शन नंबर बी है बेटा इसमें, ठीक है। दिख नहीं रहा मुझे तो, लेकिन देख लेना एस पी आर क्यू सीक्वेंस बनी है, और इसका ये एक्चुअली आपको नहीं दिखेगा और मैं लिख नहीं पाऊंगी, बिल्कुल नीचे है, तो इस चीज़ को देखो एक बार। चलो बेटा नेक्स्ट सेंटेंस में, और द सिम्टम्स ऑफ what is called popularly, the symptoms of sterility include serious forgetfulness, अच्छा the symptoms of क्यों से आ जाएगा ये स्टार्टिंग में, what is popularity का popularly called sterility, ठीक है, क्यों, the symptoms of what is popularly called sterility include serious forgetfulness, confusion and certain other changes in personality। तो ऑप्शन बन गए इसके में क्यू, एस, आर और पी। कौन सा ऑप्शन है, क्यू एस आर पी, ए ऑप्शन ठीक है बेटा इसका। अच्छा, इनकम्बरेंसेस, कम्बरसम वर्ड अगर पढ़ा हो ना, कम्बरसम बहुत यूजुअली हम यूज करते हैं इसको लाइफ में। कम्बरसम जो होता है ना, कम्बरेंस या कम्बरसम, उसका मतलब होता है बोझ, जैसे बहुत कम्बरसम वर्क है मतलब थकाने वाला, बहुत भारी वर्कम वर्क है। और डिस्टर्बेंस तो नहीं आएगा इसका, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं आएगा, और इंड्रेंसिज इन बर्डन आएगा बेटा इसका पहले तो। अच्छा, ये जो इंड्रेंसिज वर्ड आया हुआ है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंड्रेंसिज क्या होते हैं, रुकावटें, कोई काम कर रहे हो ना तो उसके बीच में कोई रुकावट आना, जैसे हमारी स्टडी जो थी उसमें कोरोना की जो बीमारी है ये इंड्रेंस बन के आई है ना। नेक्स्ट है मुंडेन। मुंडेन का मतलब क्या होता है, बोरिंग और मतलब एक रस, ठीक है। तो ग्लोबल तो अलग अलग काइंड का हो गया, लग्जीरियस शानदार होता है, स्पिरिचुअल धार्मिक हो गया, तो इनमें से वर्ल्डली ही बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग द वर्ड यूटिलाइज्ड इन द सेंटेंस। ओके, मैनी पीपल ट्राई टू रजिस्ट फॉर रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। रजिस्ट करना, देखो हम घड़ी लेके आते हैं ना तो उसके ऊपर लिखा होता है या उसके बारे में शॉपकीपर बताता है कि वाटर रेजिस्टेंस है। वाटर रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि वाटर को अपने अंदर नहीं जाने देती, उसका विरोध करती है। और जो रजिस्ट का मतलब हुआ, टू रजिस्ट मतलब अवरोध, वो अपनाना नहीं है, विरोध करना। रिपेल भी सेम चीज होती है, एक्सेप्ट स्वीकार करना होता है ना। और वेलकम जो है वो हो गया वेलकम करना, स्वागत करना, फाइट करना। अब इन दोनों में से देखो, एक्सेप्ट है और वेलकम है। वेलकम करना यानी कि स्वागत करना, रजिस्ट करना विरोध करना, एक होता है एक्सेप्ट करना और एक होता है वेलकम करना। अब दोनों हैं तो ये क्लोज ही वर्ड, लेकिन बेटा ये रजिस्ट जो है विरोध कर रहा है और एक्सेप्ट में क्या कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। तो वेलकम से बेटर वर्ड इसके लिए एक्सेप्ट है। अब नर्वस क्या होता है, कोई नर्वस फील कर रहे हैं यानी कि थोड़ा सा घबराया हुआ फील करना। और इसके लिए कॉन्फिडेंट जो है, कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात करना। डिसमिस करना होता है किसी चीज़ को टालना या फिर मतलब डिसमिस, जैसे मीटिंग को डिसमिस कर दिया यानी कि मीटिंग को भी एंड कर दिया। डिके का मतलब होता है गलना, सड़ना। डिके अपने आप होता है, जैसे पेड़ों के पत्ते हैं वो गिर गए तो वो खुद डिके हो जाएंगे। डीजनरेट करना यानी कि दोबारा बनाना होता है, तो कॉन्फिडेंस आएगा इसका। अच्छा, सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड फैटल। फैटल का क्या मतलब होता है, फैटल देखो आज के पैसेज में भी आया था। फैटल होता है जानलेवा, हानिकारक, है ना। और इसका हॉस्टाइल जो वर्ड है, चलो सबके मीनिंग बता देती हूँ। हॉस्टाइल जो होता है दुश्मनी, तो जानलेवा और दुश्मनी जो है क्या ये एक जैसे वर्ड हैं,
सिनोनियम बताना है। मोर्टल जो होता है ना, नश्वर, यानी कि जो खत्म हो जाए, विनाश हो जाए या मर जाए। ब्रेव बहादुर होता है। क्विक होता है क्या, स्पीडली, क्विकली काम करो भाई, जल्दी से काम करो। तो इसका जो सिनोनियम है फैटल का वो है मोर्टल। ठीक है। बी, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब ये पैसिव वॉइस में बताना है। आई नो हिम, पहली चीज़ तो नो जो है ना उसके साथ इज एम आर लगना चाहिए पैसिव में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है ना तब। देखो रूल ये कहता है पैसिव का कि अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इज एम आर के साथ क्या लगना चाहिए हमारा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। और दूसरा ये नो वर्ड है ना, नो के साथ बाय नहीं लगता बेटा, नो के साथ क्या लगता है, नोन टू होता है। ठीक है। तो अब देख लो नोन टू किस में दे रखा है, वही राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहला है ही इज़ नोन बाय मी, हो गया, गलत हो गया। ही वॉज नोन बाय टू मी, वॉज क्यों आएगा जब प्रेजेंट में है तो। ही हैज़ बीन क्यों आएगा, हैज़ का कोई जिक्र है ही नहीं, तो राइट ऑप्शन ही इज़ नोन टू मी। देखो नोन भी आया है, इज भी आया है, टू भी लिखा रखा है, तो ये जो सी है ये इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा, आगे है अपना आइडेंटिफाई इनडायरेक्ट स्पीच। एक एक्टिव पैसिव का और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आ रहा है आपका सेंटेंस। मतलब ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू पेन। सबसे पहले ही सेड है, इसको ऐसे कैसे रखना है हमें। उसके बाद जो होगा कोमा को उठा के क्या लगाना है, दैट लगता है सिंपल सेंटेंस में। उसके बाद आई जो है ना ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, और इज एम आर को किस में चेंज कर देते हैं, वॉज वर्ब में। बाकी ऐसे कैसे, वॉज बाइंग अ न्यू पेन, तो सेंटेंस बनना चाहिए ही सेड दैट ही वॉज बाइंग अ न्यू पेन। अब देख लो आंसर, क्या ही सेड दैट तक तो ठीक है, बोट कर दिया अब, जबकि इज एम आर का वाज वर्ब होना चाहिए। ही सेड दैट ही वॉज बाइंग अ न्यू पेन, यही सेंटेंस ठीक है। हैड बीन भी गलत है और इज भी गलत है, तो क्या हो गया बी, सेकेंड 22 का बी, ही वॉज बाइंग अ न्यू पेन। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें ढूंढना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जुक्स्टापोजिशन होता है, जुक्स्टापोजिशन, ये JUX आएगा, जुक्स्टापोजिशन। जुक्स्टापोजिशन का मतलब और समझो बेटा क्या होता है। जुक्स्टापोजिशन जो है ना, जैसे ये स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन पे ये हिस्सा ब्लैक है और ये हिस्सा वाइट है। जब दो अपोजिट चीज़ों को एक साथ रखते हैं ना तो उसको बोलते हैं जुक्स्टापोजिशन। तो मतलब ब्लैक के साथ वाइट, जैसे ये कॉर्नर में एक जगह ब्लैक और एक वाइट दिख रहा है, तो जुक्स्टापोज कर दिया है इस थिंग को। ठीक है। जैसे गुड के साथ बैड हो गया, कोई बहुत अच्छा इंसान है उसका साथ उसकी मैरिज जो है किसी बहुत बुरे इंसान के साथ हो जाए, है ना, इस तरह का जुक्स्टापोजिशन होता है वो। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिफाई द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेज। सनी आर बी सीन वंस इन अ ब्लू मून इन आवर लोकेलिटी। ये जो फ्रेज है ना बेटा, ये वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार। ठीक है। तो बहुत तो मुश्किल से कभी कभार दिखने वाला चीज़ के लिए। तो अब देखो, लिसन टू सुनाई देना होता है, कोई मतलब नहीं बनता। एग्री टू सहमत होना, ओबेड पालन करने हैं। डिसरिगार्डेड मतलब किसी के रिगार्ड नहीं दे रहे, सम्मान नहीं दे रहे, यानी कि बहुत कम दिख रहा है देख के। वैसे तो इसका ऑप्शन होना चाहिए कि कुछ बहुत लंबे टाइम बाद दिखाई देना, ठीक है, लेकिन ऑप्शन जो ये लिख रहा है ना इसके अकॉर्डिंग ये तीनों तो गलत हैं। अब ये जो एक बी वाला बच गया आंसर, हमें इसी को लगाना पड़ेगा, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है, पहले बता रही हूँ कि अप्रोप्रिएट अगर इसका आंसर ऑप्शन कुछ और होता ना, टू सी आफ्टर मैनी टाइम, इस तरह का, टू मीट और सी आफ्टर मैनी टाइम, इस तरह का कुछ होता तो हम उसको कर लेते करेक्ट। चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। इनमें से करेक्ट आर्टिकल चूज करना है जो कि ब्लैंक में फिल करे। द मैनेजर और डैश असिस्टेंट वाज गोइंग टू दिल्ली। अब देखो हमने आर्टिकल किए थे और आर्टिकल का रूल हमारा क्या कहता है कि असिस्टेंट अगर यहाँ पर वर आया हुआ था तो मतलब दोनों जगह आर्टिकल लगता है ना, और अगर यहाँ पर वाज आया हुआ है तो मतलब एक ही पर्सन है, एक ही आर्टिकल से काम चलेगा। तो डी जो है इसका आ जाएगा नो आर्टिकल, कुछ नहीं आएगा। 25 का आंसर हो गया डी। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा बेटा। कोई प्रॉब्लम कोई और इशू है तो बताना। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।